Hello everyone. In this video, we'll be going for some problem solving on the greatest integer and the fractional parts, and therefore you should be very comfortable with the properties of these two functions. Also, in the entire video, the questions will be involving the square brackets, which denotes greatest integer function, and the curly brackets, which will denote the fractional part. So we now start with the first problem, the first illustration. इसको अगर आप ध्यान से देखोगे तो फर्स्ट पार्ट इज़ वेरी ट्रिवियल. द फर्स्ट पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम इज़ वेरी ट्रिवियल बिकॉज फर्स्ट पार्ट कह रहा है कि आपको एक इंटीजर का फ्रैक्शनल पार्ट देख रहा है. तो मुझे पता है इंटीजर का फ्रैक्शनल पार्ट विल बी जीरो. ऑलरेडी सीन दिस है ना, ऑलरेडी हम लोग देख चुके पहले. सेकेंड पार्ट भी ईजी है. सेकेंड पार्ट कहता है कि एक फ्रैक्शनल पार्ट का इंटीजर देखना है. तो मुझे पता है फ्रैक्शनल पार्ट का जो आउटपुट होगा, द आउटपुट ऑफ द फ्रैक्शनल पार्ट, इसकी वैल्यू जीरो से लेकर 1 तक आएगी. इसके लिए 0 से 1. तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा? एक नंबर 0 से 1 है, सपोज 0.8. तो व्हाट इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ दिस नंबर? दिस विल बी 0. तो आप देख सकते हो कि सेकेंड पार्ट का आंसर भी 0 ही आएगा. अब थर्ड पार्ट को अगर हम देखें तो थर्ड पार्ट भी बहुत आसान है. थर्ड पार्ट में आपसे उसने बोला कि भाई ग्रेटेस्ट इंटीजर x. अब मुझे पता है कि फाइनली दिस क्वांटिटी विल बी एन इंटीजर, है ना. दिस विल बी एन इंटीजर. ग्रेटेस्ट इंटीजर x का आउटपुट एक इंटीजर ही आना है. अब उसने क्या करा कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ n ये लिख दिया. एज अ रिजल्ट इसकी वैल्यू फिर से n के बराबर आ जाएगी. तो अब आपके पास बच जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ n, और इसकी वैल्यू फिर से n के बराबर होगी क्योंकि n इंटीजर है. n इज एन इंटीजर. एंड व्हाट इज n? दिस इज ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x. So answer for the C part will be B option. In the same way, if I look at the fourth part is fractional part of x. Now, the concept here is that if x lies in the interval 0 to 1, then fractional part of x will be equal to x minus greatest integer of x. अब सिंस x की वैल्यू 0 से 1 है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू 0 आ जाएगी. सो देयरफॉर वी गेट फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज इक्वल टू x. नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट क्योंकि यही क्वेश्चन में बार बार हम यूज़ करेंगे. तो इसका रूल क्या कहता है कि यदि x की वैल्यू आप 0 से 1 लेते हो तो फिर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x में जो इनपुट था वही इनपुट सेम आ जाएगा. इफ द इनपुट इज बिटवीन 0 एंड 1 तो फ्रैक्शनल पार्ट वही सेम इनपुट बाहर फेंक देगा. इफ इनपुट इज बिटवीन 0 एंड 1, द आउटपुट ऑफ द फ्रैक्शनल पार्ट विल बी द इनपुट एज इट इज, सेम इनपुट. सो नाउ इन द फोर्थ पार्ट you have this expression. तो now if I look at this particular part, ये वैल्यू 0 से 1 के बीच में ही आई होगी क्योंकि ये फ्रैक्शनल पार्ट है. तो अब ये देखो कि आप जो सेकेंड वाला ब्रैकेट था, इस सेकेंड वाले ब्रैकेट का जो इनपुट है वो 0 से लेके 1 के बीच में, दैट वाज फ्रैक्शनल x. तो क्या होगा कि यही इनपुट सेम बाहर आ जाएगा वापस से. तो यू गेट फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x. अगेन दिस वैल्यू इज बिटवीन 0 एंड 1, तो फ्रैक्शनल पार्ट इसी को बाहर फेंक देगा फिर से. तो यू अगेन गेट द सेम वैल्यू. सो आंसर फॉर the fourth part will be fractional part of x. So this will match with this one. Always remember this, यदि कोई नंबर 0 से 1 है तो उसका फ्रैक्शनल पार्ट वो नंबर खुद ही आ जाएगा. चलो, we now move to the next problem. This particular question is based on the property that greatest integer of x plus p will be equal to greatest integer of x plus p प्रोवाइडेड p इज एन इंटीजर. मतलब ये जो p है ये इससे ब्रैकेट से बाहर निकाल सकते हैं एडिशन सब्ट्रैक्शन में. तो इफ आई लुक एट दिस क्वेश्चन, तो आप इसमें ध्यान से देखो कि ये जो पार्ट है बच्चों, ब्रैकेट ऑफ 10x, ये क्वांटिटी पक्का इंटीजर ही तो है क्योंकि 10x का ग्रेटेस्ट इंटीजर आपको एक इंटीजर ही देगा आउटपुट में. ठीक है. और यदि ये इंटीजर है तो ये ब्रैकेट के बाहर आ जाएगा. तो आई विल गेट ग्रेटेस्ट इंटीजर साइन x तो एज इट इज प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ cos x. और अब ध्यान से देखो कि ये जो tan x था ये बाहर आ गया प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ tan x ना, ये tan x बाहर आ जाएगा.
और इसमें भी अब आप देखोगे कि ये क्वांटिटी इंटीजर है, दिस बिलोंग्स टू इंटीजर, ये भी एक इंटीजर ही होगा क्योंकि एक ग्रेटेस्ट इंटीजर है, आउटपुट ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर हैज़ टू बी एन इंटीजर। अगर ये दोनों इंटीजर है बच्चों तो ये दोनों भी इस ब्रैकेट के बाहर आ जाएंगे, तो हम इसको भी बाहर ला सकते हैं और इसको भी बाहर ला सकते हैं एडिशन सब्ट्रैक्शन में। सो नाउ दिस बिकम्स ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ कॉस एक्स, ये बाहर आ गया, और ग्रेटेस्ट इंटीजर टेन एक्स भी बाहर आ गया। नाउ वी आर लेफ्ट विद दिस एक्सप्रेशन। अब हम फ़ायदा उठाते हैं कि भाई x की वैल्यू आपको दी है 0 से लेके π/4, और यदि x की वैल्यू 0 से π/4 के बीच में है तो इसका मतलब हुआ कि साइन x की वैल्यू, द वैल्यू ऑफ साइन x, ये 0 से लेके 1/√2 तक आएगी। कॉस x की वैल्यू 1/√2 से लेके 1 तक जाएगी, और tan x की वैल्यू 0 से लेके 1 तक जाएगी। और यदि साइन एक्स की वैल्यू 0 से 1/√2 है तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा? 0। कॉस एक्स की वैल्यू 1/√2 से 1 के बीच में तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू विल बी 0। tan एक्स की वैल्यू भी 0 से 1 है तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर विल बी 0। ठीक है, वी नाउ मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन इनइक्वालिटी। लेट्स सॉल्व दिस। Obviously I cannot go for cross multiplication. This particular approach is ruled out, क्योंकि मैंने देखा था कि इन इक्वेशंस में हम क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते जब तक कि ये क्वांटिटी पॉजिटिव ना हो या हमेशा नेगेटिव ना हो। तो द वैल्यू ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर x विल बी एन इंटीजर एंड दिस इंटीजर कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और 0, सो आई कैन नॉट गो फॉर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो नाउ द नेक्स्ट अप्रोच इज 3 टाइम्स ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस 1 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x अपॉन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1। मैंने क्या करा कि सब चीज़ सॉरी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मैं 1 को लेफ्ट साइड पे ले आता हूँ। नाउ दिस विल सिंप्लीफाई टू 2 टाइम्स ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस 1 अपॉन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और अब हम इसको यदि साइन स्कीम चेक करें, इसकी साइन स्कीम ऑफ लेफ्ट हैंड साइड अगर हम चेक करते हैं तो नाउ विल ड्रॉ द साइन स्कीम ऑफ लेफ्ट साइड। The sign scheme will look like this. You have 0 and you have 1/2 in the numerator, solid circle. और यदि हम 1/2 से बड़ी, let's say I put the value 1, तो यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा, यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव। So now this gives you the solution as therefore मुझे चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ग्रेटर इक्वल टू 0 मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर x शुड बी लेस देन 0 और ग्रेटेस्ट इंटीजर x शुड बी ग्रेटर देन हाफ। इनफैक्ट इक्वल टू हाफ भी हो सकता है, हालांकि इक्वल टू पॉसिबल नहीं है, लेकिन एज फार एज द इनइक्वालिटी इज कंसर्न्ड यू कैन यूज दिस। तो वी हैव आइदर दिस इंटरवल, या तो ये वाला इंटरवल होगा या फिर ये वाला इंटरवल होगा, क्योंकि पॉजिटिव साइन यहीं पर है। यहाँ पे सॉलिड सर्कल की वजह से इक्वल टू 0 भी ले सकते हैं। अच्छा, अब इन दोनों को एक बार देखते हैं। पहली कंडीशन को अगर आप ध्यान से देखो तो ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू लेस देन 0 चाहिए, तो क्या क्या हो सकती है? इट कैन बी -1, इट कैन बी -2, -3 एंड सो ऑन। -1 कब होती? जब x की वैल्यू 0 से छोटी होती, तो आई गेट द आंसर इज -∞ टू 0। 0 नहीं हो सकता है ना, 0 पे क्लोज मत करना क्योंकि फिर इक्वल टू 0 हो जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू इक्वल टू 0 की, विच इज नॉट पॉसिबल। इसी तरह से अगर हम इसको देखें तो हाफ से बड़ा मतलब हुआ कि ग्रेटेस्ट इंटीजर x मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1, विच मीन्स x बिलोंग्स टू 1 to infinity। और मतलब यूनियन, तो माई फाइनल आंसर बिकम्स x बिलोंग्स टू -∞ to 0 union 1 to infinity. So this is the final solution of this particular problem. This is the answer. A simple question based on your 8th, 9th, 10th and 11th properties. So let's take the next problem. Now this is a puzzle kind of a stuff, it's a simple question. तो अगर आप इसको ध्यान से समझो तो आपको you are given around 100 brackets, है ना, ये 100 ब्रैकेट्स हैं टोटल। ध्यान से देखो क्यों। स्टार्ट्स विद 1/2 प्लस 0/100
फिर 0/100 की जगह 1/100, 2/100 से लेके 99/100 तक जा रहा है. So therefore there are total 100 brackets. अब इन 100 ब्रैकेट्स के अंदर यदि हम सोचें तो आप देखोगे सबसे छोटी वैल्यू जो आती है ब्रैकेट के अंदर दैट इज 0.5. फिर ये 0.5 से थोड़ी सी बड़ी आएगी, फिर 0.5 से थोड़ी सी बड़ी आएगी, और लास्ट वाले में ये करीब करीब आप मानो 1.5 से थोड़ी सी छोटी वैल्यू आने वाली है. तो ब्रैकेट्स के अंदर की वैल्यूज जो हैं वो 0.5 से लेके 1.5 के बीच में आने वाली हैं. The values inside the brackets will be from 0.5 to 1.5. तो जब मैं इन वैल्यूज़ का ग्रेटेस्ट इंटीजर देखूंगा तो मुझे या तो वैल्यू 0 मिलेगी या फिर 1 मिलेगी, ये तो कंफर्म है. तो द वैल्यू ऑफ ईच ब्रैकेट इज आइदर 0 और 1, और मुझे इन सबको ऐड करना है. जीरोस के एडिशन से तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो आई एम ओनली इंटरेस्टेड इन कि कितनी जगह पे मुझे 1 मिलने वाला है. तो बच्चों अब देखते हैं सबसे छोटी जगह कहाँ पे 1 मिलेगा. थिंक अबाउट दिस केयरफुली. आपके पास सीरीज है 1/2 प्लस 0/100 प्लस 1/2 प्लस 1/100 प्लस सो ऑन अप टू 1/2 प्लस 99/100. मुझे पता है इसमें से हर टर्म की वैल्यू या तो 0 है या 1 है. मैं पता करना चाहता हूं कि व्हाट इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू वेयर ग्रेटेस्ट इंटीजर गिव्स यू द आउटपुट एज 1. सबसे पहले 1 कहाँ पे आएगा, फर्स्ट टाइम कहाँ पे आएगा स्मॉलेस्ट की जगह. लेट्स से पहली बार 1 कब आएगी इसकी वैल्यू, क्योंकि वैल्यूज इंक्रीज कर रही हैं. एक बार 1 आ गई तो फिर हमेशा 1 ही आती रहेगी. 1 से ज़्यादा जा नहीं सकता बिकॉज इट हैज़ टू बी स्मॉलर देन 1.5. तो अब मैं पता करता हूँ कि सबसे पहली बार 1 कब आएगा. तो अगर हम लॉजिकली सोचें तो ये 1/2 तो सभी जगह पर है, तो डेफिनेटली जब 1/2 में 1/2 ऐड होगा तभी वैल्यू 1 आएगी. तो विच मीन्स कि अगर हम इसमें ध्यान से देखें आगे जाके तो कहीं ना कहीं सबसे पहले 1/2 प्लस 50/100 पे मुझे जाके पहली बार 1 मिलेगा. इसकी वैल्यू सबसे पहली बार 1 आएगी, और इसके बाद हमेशा 1 आता रहेगा, यहाँ तक 1 ही आता रहेगा. ठीक है, तो यहाँ से लेके 1/2 प्लस 0/100 से लेकर 1/2 प्लस 49/100 तक तो आपको वैल्यू 1 से छोटी मिलेगी, और फिर 1/2 प्लस 50/100 से लेकर 1/2 प्लस 99/100 तक आपको वैल्यू हमेशा 1 मिलेगी. सो ये ब्रैकेट्स कितने हो गए टोटल? These are total 50 brackets, and these 50 brackets will give you the value 0. They become 0, and these 50 brackets, क्योंकि टोटल 100 ब्रैकेट्स से each becomes 1. So therefore your answer will be 1 plus 1 plus 1 50 times, and clearly this value is equal to 50. So this is the answer for this particular problem. A simple question based on some simple observations. So we now take the next problem. This is an equation containing greatest integer. It's a simple question again. Basically जो concept होगा वो integer वाली property हम use करेंगे कि greatest integer of x plus p is same as greatest integer of x plus p यदि p integer है. If p is an integer, so we'll be using this property. In this question, x integer है नहीं मुझे नहीं पता. Is x an integer? I do not know. I cannot say, है ना. I cannot claim this. हो भी सकता है नहीं भी हो सकता. I do not know in fact, है ना, नहीं पता मुझे. लेकिन हाँ 7 और 5 तो पक्का इंटीजर है. तो मैं इन 7 को और 5 को ब्रैकेट के बाहर भेज सकता हूँ. So now this equation looks like 7 plus greatest integer of minus x plus greatest integer of x minus 5, है ना, minus 5 बाहर आ जाएगा, is equal to 2, which means greatest integer of minus x plus greatest integer of x is equal to 0. लेकिन ये प्रॉपर्टी तो तब होती है जब x इंटीजर हो, तो दैट मीन्स x should belongs to इंटीजर.
all integer values of x will satisfy this. X equal to 1, 2, 3, सारी values. There are infinitely many values of x which are satisfying this equation. Every integer value of x will satisfy the question. We move to the next problem now. So this is again based on, you are given that p1, p2, p3, p4 जो है ये 0 से 1 के बीच में ना, 0, 1 ओपन इंटरवल है. To find the value of these expressions. So again we know कि फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर यदि आप कोई इंटीजर डालते हो तो वो इंटीजर न्यूट्रलाइज हो जाता है ना, प्लस और माइनस. तो दिस इज सेम एज फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स वेयर p is an integer. We know this property. We have proved this in the previous video. तो इस क्वेश्चन में बच्चों क्या होगा, इस क्वेश्चन में भी हम इसी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करने वाले हैं ना. तो अगर आप ध्यान से देखो तो नाउ आई कैन राइट दिस एंटायर एक्सप्रेशन. दिस एक्सप्रेशन इज इक्वल टू, लुक एट द न्यूमरेटर केयरफुली. मैं इस 5 को न्यूट्रलाइज कर सकता हूँ. आई कैन न्यूट्रलाइज द 2, आई कैन न्यूट्रलाइज 1, आई कैन न्यूट्रलाइज 3, -3. ये सब इंटीजर, ये सब न्यूट्रलाइज हो जाएंगे. इनको खत्म कर देते हैं ना. फ्रैक्शनल पार्ट इनसे कोई मतलब नहीं रखता. तो इन द न्यूमरेटर आई गेट माइनस टाइम्स p1 फ्रैक्शनल पार्ट प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ p2 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ p1 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस p2 अपॉन fractional part of minus p1 plus fractional part of p1, this is p3 and this is also p3 plus fractional part of p4 plus fractional part of minus p4. Alright, I'm using this particular property. And now in the numerator what you find is sum of this value and this value. We use the property again that fractional part of x plus fractional part of minus x is equal to 1 if x is not an integer. तो आपको दिया हुआ है कि p1, p2, p3, p4 0 से 1 है, they cannot be integers. So the sum of these two values is equal to 1. By the same argument, this value and this value, they again have the sum equal to 1. So now I rewrite this question. This becomes, in the numerator I get 1 plus 1 upon, इसी तरह से डिनोमिनेटर में दिस माइनस p3 ऑफ p3 का फ्रैक्शन पार्ट का सम 1 आ जाएगा प्लस इसका और इसका सम भी 1 आ जाएगा. सो नाउ दिस इज सेम एज 1. दिस इज द आंसर फॉर द above illustration. Again, question looks a bit complicated visually, but conceptually it is very simple. Let's take the next problem. So again, as equation kind of stuff, you are given that x and y are real numbers, ये given है हमको, and you are given two simultaneous equations. So the first equation is greatest integer x plus fractional part of y is equal to 4.7 और दूसरी कंडीशन आपको दे रखी है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ y इज 3.1. सो नाउ दैट मीन्स अगर हम फर्स्ट इक्वेशन को देखते हैं तो यार ये तो इंटीजर है, दिस इज इंटीजर प्लस प्रॉपर फ्रैक्शन. इंटीजर प्लस प्रॉपर फ्रैक्शन की वैल्यू 4.7 के बराबर आ रही है. तो इसका मतलब 4.7 को यदि हम एक इंटीजर और प्रॉपर फ्रैक्शन के टर्म्स में लिखें 4 प्लस 0.7, तो द थिंग्स विल फॉल इन प्लेस. सो दिस मीन्स दिस वैल्यू शुड बी इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x and this value should be equal to fraction part of y. By the same argument, you can guess yourself that from this equation 3.1 is 3 plus 0.1. So greatest integer y should be equal to 3. This value should be 3 and fractional x should be equal to 0.1. So now look at these two informations. फर्स्ट इन्फॉर्मेशन, सेकेंड इन्फॉर्मेशन. यहाँ से मुझे पता चलता है कि यार ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स की वैल्यू 4 है और सेकेंड से मुझे पता चलता है कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स की वैल्यू 0.1 है. तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स फ्रॉम दिस टू? इट इज सिंपली ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, है ना, दोनों का एडिशन. बाय डेफिनेशन दिस इज सेम एज 4.1, क्योंकि आपको याद होगा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स की वैल्यू होती है एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स.
So the value of x becomes greatest integer x plus fraction part of x. तो ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू हमने यहाँ से निकाल ली थी 4 और फ्रैक्शन पार्ट की वैल्यू हमने यहाँ से निकाल ली 0.1, तो दो x की वैल्यू कितनी होगी 4.1. सिमिलरली द वैल्यू ऑफ y बिकम्स greatest integer of y plus fraction part of y. Now greatest integer of y from the second equation was 3, fraction part of y from the first equation was 0.7, so this value simplifies to 3.7. So these are the values of x and y. The value of x is 4.1 and the value of y is 3.7. Again a very simple problem based on the observation and the definition of greatest integer and fractional parts. So now we take the next problem. This is an interesting question. यहाँ पे आपको एक इक्वेशन सॉल्व करनी है. दिस इक्वेशन इन्वॉल्व्स फ्रैक्शनल पार्ट्स एज वेल एज द ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट्स. तो हाउ डू वी डील विद दिस काइंड ऑफ इक्वेशंस? जनरली इनको सॉल्व करने के लिए व्हाट आई डू इज whenever you have a mixed problem, in greatest integer and fractional both, so what is the strategy that you should use? The common strategy that we can use here is you start by assuming that let x is equal to I plus f, where f belongs to 0 to 1 and where I is an integer. Now this is not something different that we are doing. ये हम पहले से कर रहे हैं. In fact this is same as saying कि मैं x को ऐसा लिख रहा हूँ. I am simply writing x as greatest integer of x plus fractional part of x. यही तो लिखा है. बस मैंने greatest integer x को I से डिनोट कर दिया और fractional part of x को मैंने f से डिनोट कर दिया. This is the only difference. ठीक है. इससे थोड़ा सा क्या है, आई और एफ में लिखने में स्पीड तेज रहती है, आपको बहुत ज़्यादा ब्रैकेट्स नहीं बनाने पड़ते, द थिंग्स बिकम फास्ट. तो चलो स्टार्ट करते हैं. तो आई स्टार्ट बाय पुटिंग लेट एक्स इज इक्वल टू आई प्लस एफ, वेयर आई इज एन इंटीजर एंड एफ इज अ प्रॉपर फ्रैक्शन बिटवीन 0 and 1. So this equation becomes 4 times f is equal to I plus f plus I. Observe this. What is fractional part of x? यदि हम x को ये रख रहे हैं तो what is fractional part of x? This is fractional part. And what is greatest integer? This is greatest integer. So now the equation becomes this. इसको अगर हम लिखें तो 3f is equal to 2i, है ना. And now we know that 3f की वैल्यू जो होगी, because f belongs to 0 to 1, therefore 3f की वैल्यू जो होगी that will be from 0 to 3, और राइट साइड जो है वो इसके बराबर ही है. तो therefore I get 2i, the right side should also belongs to 0 to 3. भाई लेफ्ट साइड की वैल्यू 0 से 3 है, राइट साइड और लेफ्ट साइड बराबर है, तो राइट साइड भी डेफिनेटली 0 से 3 के बीच में ही हो सकता है. एंड दिस गिव्स यू I belongs to 0 to 1.5, लेकिन I तो इंटीजर है और I इस इंटरवल में है. सो द ओनली ऑप्शंस आर दैट I शुड बी इक्वल टू 0 और 1. दिस इज लेट्स से द फर्स्ट इक्वेशन. वी गेट I is equal to 0 और 1. if I is equal to 0, let's say this is equation number 2. If I is equal to 0, then by the second equation, this one, by this equation, f must be 0, and therefore the value of x becomes I plus f, which is 0 plus 0, which is 0. तो x equal to 0 is one of the solutions. Similarly, यदि हम बच्चों I की वैल्यू 1 डाल दें तो you get by the second equation f is equal to 2 by 3, and if f is equal to 2 by 3, then x will be equal to I plus f, which is 1 plus 2 by 3, which is same as 5 by 3. So this is the second value of x which will satisfy the equation. The answers are x equal to 0 and x equal to 5 by 3. You can very well verify these solutions also by putting them in the equation. And now we take the last problem on this.
You have to solve this. Greatest integer of mod 7 minus x plus greatest integer of mod x minus 5 equal to 2. So now basically the problem is कि this mod of 7 minus x, I cannot take this 7 outside the mod greatest integer क्योंकि अभी mod में फंसा हुआ है. तो मुझे सबसे पहले mod हटाने पड़ेंगे. We'll first remove the mod. Remove the modulus first. This is the first thing you should do. You first remove the modulus and then remove or solve the greatest integer. क्योंकि mod अंदर है. मैथ्स में हमेशा we move inside out. Most of the time we move inside out. तो अंदर mod फंसा हुआ है पहले से. तो पहले आप mod निकालोगे फिर greatest integer के बारे में सोचेंगे. तो mod हटाने के लिए मुझे पता है कि we make the cases, है ना. तो let's start with the critical points. The critical points for modulus are x equal to 5 and x equal to 7. इसका मतलब मुझे cases बनाने पड़ेंगे 3. तो let's start with the first case. Case 1. I assume that x belongs to minus infinity से 5. अच्छा, यदि x की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से 5 है तो 7 माइनस एक्स की वैल्यू पॉजिटिव होगी और x माइनस 5 की वैल्यू नेगेटिव होगी. तो यू गेट ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ, ये वाला मॉड तो एज इट इज खुल जाएगा और दूसरे वाले मॉड में नेगेटिव साइन आ जाएगा. दूसरे वाला मॉड नेगेटिव से मल्टीप्लाई होगा क्योंकि मॉड के अंदर नेगेटिव है. नाउ आई कैन टेक दिस 7 आउटसाइड एंड दिस 5 आउटसाइड क्योंकि इंटीजर्स हैं. तो वी गेट 7 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस 6 प्लस 5 प्लस greatest integer of minus 6 is equal to 2, which implies greatest integer of minus 6 is equal to minus 5 and therefore अब एक नंबर का greatest integer minus 5 आ रहा है तो minus 6 belongs to minus 5 to minus 4 by definition. So therefore x belongs to, इन इक्वेशन रिवर्स हो जाएगी यदि आप माइनस से मल्टीप्लाई करोगे. लेकिन this particular solution is obtained on this assumption. So my final answer will be the common value of these two. So from this case I get, therefore x should lie in the interval 4 to 5 open interval जो कि कॉमन है दोनों में. ये आपका इस केस का आंसर हुआ. ठीक है. नाउ वी टेक द सेकेंड केस. नाउ केस 2 में आई एज्यूम दैट x बिलोंग्स टू 5 to 7. अब यदि बच्चों x की वैल्यू 5 से लेकर 7 तक होगी तो पहले वाला मॉड अभी भी पॉजिटिव खुलेगा. तो यू विल स्टिल गेट 7 माइनस एक्स और दूसरे वाला मॉड भी पॉजिटिव हो जाएगा मॉड के अंदर. तो वो सेम वैसे ही खुल जाएगा जैसा दिया हुआ था, इक्वल्स टू 2. 7 को बाहर ले लेते हैं यूजिंग द प्रॉपर्टी. तो वी गेट 7 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स माइनस 5 इक्वल्स टू 2, विच मीन्स ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू 0. एंड दिस प्रॉपर्टी इम्प्लाइज दैट एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर्स. लेकिन x तो हमारे पास आया था इस इंटरवल से, 5 to 7 हमने एज्यूम किया था और ये कह रहा है x इंटीजर है. तो द ओनली पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x आर x शुड बी इंटीजर बिटवीन 5 and 7, दैट इज x बिलोंग्स टू 5 और 6. दीज आर द ओनली पॉसिबिलिटीज. एंड देन वी सॉल्व द थर्ड केस. है ना. तो let's say solve it here. Case 3. Case 3. If x belongs to 7 to infinity, है ना. यदि x 7 से इन्फिनिटी हुआ तो अब आप देखो ध्यान से, यदि x 7 से इन्फिनिटी है, 7 से बड़ा है, तो ये वाला मॉड के अंदर नेगेटिव होगा, इस वाले मॉड के अंदर पॉजिटिव होगा. तो पहले वाले मॉड के अंदर नेगेटिव, तो आई गेट ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस 7. दूसरे वाला मॉड पॉजिटिव, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस 5 इक्वल्स टू 2. अगेन यूजिंग द प्रॉपर्टी यू कैन राइट ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x
-7 ये बाहर आ गया, प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x -5 is equal to 2 gives you 2 times greatest integer of x is equal to 14, and therefore greatest integer x is equal to 7. So therefore x belongs to 7 to 8 by definition. लेकिन हमने अज्यूम किया था कि x 7 से इन्फिनिटी होगा, ये वैल्यू मुझे मिलती है, आई गेट 7 to 8 व्हेन आई अज्यूम दिस. सो व्हाट इज द वैल्यू फ्रॉम दिस पर्टिकुलर केस? इट इज द इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू. दोनों की कॉमन वैल्यू जो होगी वो आंसर हो जाएगा. तो व्हाट इज द कॉमन वैल्यू ऑफ दीज टू सेट्स? आई गेट x बिलोंग्स टू 7 to 8, यही सेट कॉमन आ जाएगा. तो नाउ योर फाइनल आंसर बिकम्स, अगर हम फाइनल आंसर देखें तो नाउ द आंसर लुक्स लाइक दिस. x बिलोंग्स टू 4 to 5 from the first case, union 5 and 6 from the second case, union 7 to 8 from the third case. Or you can also leave the answer in this form. X belongs to 4 to 5, union 7 to 8, union 5, 6 and 7.